आज हम एक ऐसे मॉडल के ऊपर बात करेंगे जो कि प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के इनिशिएटिव्स या प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ हो सकता है। हमने इससे पहले बहुत सारे मॉडल्स पढ़े हैं जो कि ये बताते हैं कि क्या एक्टिविटीज़, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट एरियाज़ में, मुख्तलिफ़ एक्सपर्टीज़ की जो कॉम्पिटेंसी एरियाज़ हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशंस को इम्प्लीमेंट करने चाहिए। आज जो हम मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, मॉडल के ऊपर डिस्कशन करने लगे हैं, वो एक रोड मैप प्रोवाइड करता है फॉर इनिशिएटिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एक्शंस। इस मॉडल का नाम आइडियल मॉडल है और आइडियल मॉडल इज़ नेम्ड फॉर द 5 phases इट डिस्क्राइब्स। तो इसके 5 phases हैं। आइडियल, आई फॉर इनिशिएटिंग, डी फॉर डायग्नोजिंग, ई फॉर एस्टेब्लिशिंग, ए फॉर एक्टिंग एंड एल फॉर लर्निंग। आइडियल, IDEAL, आइडियल। और ये मॉडल भी ओरिजिनली कंसीव हुआ था एज ए लाइफ साइकिल मॉडल फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन CMM or capability maturity model. All this was also initiated by Software Engineering Institute. However, Software Engineering Institute has since revised the ideal model for broader application. यानी कि ये आप ideal model को लेकर किसी भी एप्लीकेशन एरिया में अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी हो किसी मॉडल की, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर आवर डिस्कशन वी विल कीप फोकस्ड ऑन सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। तो ये 5 फेजेस हैं जो कि इसके नाम में, एक्रोनिम में आइडियल में डिस्क्राइब किए गए हैं। आइडियल मॉडल प्रोवाइड्स अ यूजेबल, अंडरस्टैंडेबल अप्रोच टू कंटिन्यूअस process improvement by outlining the steps necessary to establish a successful improvement program in your organization. When you follow these phases, activities and principles that are described in the ideal model, you see that proven benefits are obtained, or you see significant betterment in the way you do things in your organization. This model provides a disciplined engineering approach for improvement. It focuses on managing the improvement program, and it establishes the foundation for a long-term improvement strategy. जहाँ पर भी हम process improvement की बात करते हैं, उसमें 2 चीज़ें बड़ी obvious हैं। एक तो ये कि you have to introduce changes in a very systematic and orderly fashion. Abruptly आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि जो process improvement program है, that has to be linked to a long-term strategy. You have to tie it up to with your business needs, और long-term improvement strategy के बनाए बगैर आप सही मानों में प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, सॉफ्ट प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का जो इनिशिएटिव है, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। अब इन मॉडल्स के ऊपर या इन फेजेस के ऊपर, जो मुख्तलिफ 5 फेजेस हैं आइडियल मॉडल के, उसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करने से पहले मैं आपको इनके ऊपर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। Then I'll show you a picture, जो ये लिंक जिसमें इन 5 phases को लिंक किया गया है। फिर we'll talk about each of these phases in greater detail. Initiating phase, initiating step कह लें, phase कह लें, that's a better word. It is involved in laying the groundwork for a successful improvement effort. और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, you are basically starting the process of process improvement in your organization. Second phase is diagnosing.
as name suggests, it is determining where you are relative to where you want to be. That is baselining in sort of sense कि आप कहाँ पर हैं, आपकी करंट स्टेट क्या है और आप किस डिज़ायर्ड स्टेट में जाना चाहते हैं रिलेटिव टू दैट. ये वो बात है जो इस फेज के अंदर ये, और जैसे कि हम इसके डिटेल डिस्कशन में जाएंगे, प्रोवाइड यू मोर डिटेल कि इसमें क्या स्टेप्स हैं, सब स्टेप्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आप परफॉर्म करते हैं. फिर आपके पास है एस्टैब्लिशिंग फेज, प्लानिंग द स्पेसिफिक्स ऑफ हाउ यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, हाउ यू विल गो फ्रॉम योर करंट स्टेट टू द डिज़ायर्ड स्टेट. इनमें आपकी जो स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, जो स्पेसिफिक्स आपको करने पड़ेंगे ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करें, वो एस्टैब्लिशिंग फेज में डिस्क्राइब किया गया है. देन यू हैव एक्टिंग. ए फॉर एक्टिंग, इट्स डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान. इट्स नॉट लाइक एक्टिंग एज इन मूवीज बट एक्टिंग एज इन डूइंग. तो जो भी आपने प्लानिंग पिछले 3 फेजेस में की है उसको आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, so that you enhance further from your current state towards your desired state. And the last is learning from experience and improving your ability to adapt to the new changes. ये वो 5 phases हैं जो मैंने अभी समरली आपको डिस्क्राइब किए हैं. अब हम इनका रिलेशनशिप एक विजुअल के ज़रिए देखेंगे. अब आप स्क्रीन पे आइडियल मॉडल की एक विजुअल देख रहे हैं, विच द डायग्राम इज़ लाइक अ सर्कुलर थिंग, जिसमें सबसे पहले इनिशिएटिंग फेज़ है, फिर डायग्नोजिंग फेज़ है, उसके बाद फिर एस्टैब्लिशिंग है, फिर एक्टिंग है, and then you have learning. And your activities, as you can see from the picture, do not end at the learning phase, rather it continues on. और यही वो बात है जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जो भी इम्प्रूवमेंट्स आपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस में करनी है, अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करना है, वो अब्रप्टली नहीं होती, and they are tied to a long-term strategy. So the arrow at the very end of the learning phase indicates that your journey continues and it does not end with only one cycle or one execution of the cycle of the ideal model. अब हम इन 5 phases को जो कि ideal model में डिस्क्राइब किए गए हैं और जो जिनकी अभी आपने एक विजुअल भी देखा है, उन के ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं. तो सबसे पहले हम इनिशिएटिंग फेज़ को लेते हैं. जैसा कि मैंने बताया था कि इनिशिएटिंग फेज़ में यू ले द ग्राउंड वर्क फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एफर्ट. क्रिटिकल इट इज़ दैट यू lay the groundwork as solidly as possible, as much hard work and as much foundation work you do in the initiating phase, you are going to benefit later for that hard work and for that groundwork. You need to tie your process improvement efforts with the business needs. The business reasons for undertaking this effort are clearly articulated in the initiating phase. The effort's contributions to business goals and objectives are identified, as are its relationship with organization's other work. यानी कि जो organization के main objectives के अलावा tasks और responsibilities हैं, उनके साथ भी आपको process improvement की efforts को टाई अप करना पड़ेगा. मिसाल के तौर पर एक बिज़नेस की ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस सर्टेन प्रोडक्ट्स ऑफ हाई क्वालिटी नेचर,
बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है टू हैव अ क्वालिफाइड वर्कफोर्स, लेकिन ये उसकी एक नेसेसिटी है। तो जब आप प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के इनिशिएटिंग फेज में हैं तो आपने ना सिर्फ ये कि उन प्रोडक्ट्स के साथ में जो इम्प्रूवमेंट आएगी बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स, तो आपने उन ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी इसको लिंक करना है, बल्कि वर्कफोर्स एनहांसमेंट और वर्कफोर्स की जो इम्प्रूवमेंट है एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, उसको भी आपने हाईलाइट करना है इन द इनिशिएटिंग फेज। द सपोर्ट ऑफ क्रिटिकल मैनेजर्स is secured in the initiating phase and resources are allocated and an order of magnitude basis. Finally, an infrastructure for managing implementation details is put in place at the very beginning of the process improvement initiative. जो आपने विजुअल देखा था, उस विजुअल में जब ये आइडियल मॉडल दिखाया गया तो उसमें एक सबसे पहले स्टार्ट के ऊपर एक चीज़ थी, उसको टाइटल किया हुआ था स्टिमुलस फॉर चेंज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज द बिजनेस रीजंस फॉर चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशंस प्रैक्टिसेस। द स्टिमुलस ऑफ चेंज वुड बी अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस इन एडिक्ट फ्रॉम समवन हायर अप, यानी कि टॉप मैनेजमेंट कहती है कि जी लेट्स डू दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और यू हैव गेन्ड इंफॉर्मेशन from benchmarking activities as part of your continuous improvement effort, or your customers are telling you that look, we need to change, we need higher quality product, we need to have products which are developed using these processes. Whatever the stimulus is for the change, it can have far reaching influence on your efforts visibility, conduct and ultimate success. Change for the sake of change can not bring as positive results as you would like. In general, when the business reasons for change are more evident, there is greater buy-in throughout the organization and there are greater chances of success. For example, अगर customer आपको ये कहता है कि we need to have these processes used, we, for example, a customer XYZ Incorporated says that I want you to use CMMI level capability, maturity level 2 के जो processes हैं उनको आप यूज़ करें, उसमें जो best practices documented है उसको आप यूज़ करें। तो इस stimulus of change का बहुत ज़्यादा positive effect होगा on the organization, because it is then directly tied up with the business objectives, the business needs, which is to grow and to sell more products to different customers. और ये वो ही फंडामेंटल बात है जिसको मैंने पहले भी बयान किया था कि आपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की जो रीजंस हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के जो मकासद हैं, उनको बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ टाई इन करना। तो इनिशिएटिंग फेज में आपने ये काम करना है। यू कांट डू दिस एट द लेटर स्टेजेस लाइक डूइंग और एक्टिंग में, बट यू हैव टू डू इट एट द इनिशिएटिंग फेज। अब इनिशिएटिंग फेज के 3 स्टेप्स हैं, वो हैं नंबर 1 सेट कॉन्टेक्स्ट, नंबर 2 इज बिल्ड स्पॉन्सरशिप एंड नंबर 3 इज चार्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम बारी बारी इन तीनों स्टेप्स को डिस्कस करते हैं, देन वी विल मूव ऑन to the next phase in the ideal model. जो context setting है वो उसमें आप ये देखते हैं कि जब आपने उन initiating phase के reasons को clearly identify कर दिया, then that organization's management can set the context for the work that will be done. This means that means being very clear about where this effort fits in within the organization's business strategy. इसमें से कुछ बातें मैंने पहले भी बताई कि इनिशिएटिंग फेज के अंदर 3 हिस्से हैं, उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो कॉन्टेक्स्ट को सेट करना है कि वेयर डू यू वांट टू गो एंड हाउ दिस एफर्ट इज टाइड अप टू द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी।
what specific business goals and objectives will be realized or supported by the change that is being introduced? How will it affect other initiatives and ongoing work? What benefits, such as return on investment or improved capabilities and morale, will result? That is the other part of attaching process improvement effort with side objectives, I would say. And context and implications often become more evident as the effort proceeds. But it is important to be as clear as possible regarding these issues early in the effort. और यही वजह है कि न सिर्फ ये इनिशिएटिंग फेज में है इसको रखा गया, बल्कि इनिशिएटिंग फेज में भी it is the first step which sets the context of the process improvement effort. उसका एक और बहुत फ़ायदा ये है कि आप जब ये एफर्ट शुरू करते हैं, जब ये आप आइडियल मॉडल को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, then you don't get sidetracked. आप एक फोकस अपना कायम रखते हैं throughout the execution of the ideal model. The second step is to build sponsorship. Effective sponsorship is one of the most important factors for improvement efforts. अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट को PDCA के कॉन्टेक्स्ट के साथ या PDCA मॉडल के साथ कंपेयर करें, वहाँ पर भी स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. It's necessary to maintain sponsorship levels throughout an improvement effort because of the uncertainty and chaos facing the organization in the beginning of the effort. It is so specially important to build critical management support early in the process. जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, जब रिजल्ट्स नज़र आने शुरू होते हैं, उस वक्त तो बहुत सारे लोग स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन you need to get commitment of essential resources in an early stages of the project, and you need to have effective sponsors who do much more than sponsorship. They promote software process improvement. So sponsors can be most effective if they give personal attention to the effort and stick with it throughout difficult times, or difficult times will come. So you need to have those sponsors marked and working with you on this effort. क्योंकि जब भी कोई नया इनिशिएटिव किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, whether it's a small organization or a medium or a large one, new things and new initiatives or new ideas will always face some difficulty by a lot of people. और एक inertia होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक inertia होता है क्योंकि वो चेंजेस को फौरी तौर पर कबूल नहीं करते. तो you need to find those sponsors within the organization. Third step in the initiating phase is charter infrastructure. Once the reason for the change and the context are understood and you have key sponsors committed to the effort, the organization must set up a mechanism for managing the implementation details of the effort. The infrastructure may be temporary or permanent, and its size and complexity may vary substantially depending on the nature of the improvement, but you must have an infrastructure. Or this implementation of an infrastructure and chartering of an infrastructure is going to show the commitment level that your management is willing to provide throughout the project, and then subsequently to other projects and initiatives. For a small effort, then infrastructure may be a single part-time employee. For a large and complex effort, such as software process improvement, it may involve 2 to 3% of the organization's people across a number of groups. And I'm not suggesting that you start putting 2 to 3% of your people on process improvement effort, but when you have one project, you can start off with maybe one person, and then gradually, as the organization matures in its processes and you see the benefits and the advantages of having process improvement initiatives, and you can see the cost savings and the profit margins increasing, you can put more people to this effort. So chartering the infrastructure involves developing explicit written agreements and document
and clarify expectations and describe responsibilities between different groups and of the organization, and it lays out the responsibilities of process improvement. Now you can also later on develop what is known as the software engineering process group or software engineering groups and assign responsibility to these people. So the activities of the initiating phase are critical. If they are done completely and well, then the subsequent activities in the rest of the four models and in the rest of the four steps phases in ideal model can proceed with minimal disruption, although they'll have their own challenges. However, if they're done poorly, that is, the activities in the initiating phase are done poorly or incompletely or haphazardly, then time, effort, and resources will be wasted in subsequent phases. That is for certain. Let us now talk about the second phase of the ideal model. The second phase, as I've mentioned, is diagnosing. The diagnosing phase builds upon initiating phase to develop more complete understanding of the improvement work. During the diagnosing phase, two characterizations of the organization are developed. Number one, the current state of the organization and the desired future state. These organization states are used to develop an approach for improving business practices. As I've said, that the diagnosing phase has two main things. Number one is to know where the current state is and develop a future desired state. And the second activity is to develop recommendations on how you would want to move from current state to the future state. Now let's first take up the characterize current state and desired future state. This is like performing an assessment or an evaluation or a benchmark where you would want to know where you stand in terms of the areas which you want to improve. Let's say you're talking about implementing best practices related to configuration management. तो आप ये इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि आप की current practices क्या हैं with respect to configuration management. And then you would also want to characterize कि आप आइंदा कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, so that let's say कि after 6 months or maybe 1 year you have a better future state with respect to configuration management. तो ये आप CMMI के हवाले से भी कर सकते हैं, आप किसी और मॉडल के हवाले से भी कर सकते हैं. तो आपने ये डिफाइन करना है कि आपकी करंट स्टेट क्या है और आपकी फ्यूचर डिजायर्ड स्टेट क्या है. अगर लेट्स से कि आपके पास कोई पर्टिकुलर मॉडल नहीं है, तो आप ये देखें कि जो आइडियल मॉडल को इनिशिएट करने वाली चीज़ थी, यानी कि स्टिमुलस फॉर चेंज, उससे आपको गाइडेंस मिल सकती है. अगर आप किसी रेफरेंस मॉडल को मसलन CMM या CMMI को यूज़ नहीं कर रहे, तो आपको फिर ये देखना चाहिए कि ये इनिशिएट कहाँ से हुआ. Why was a need felt to start the ideal model and to start improving your current processes. तो जो stimulus for change है, वो एक बहुत अच्छी सोर्स है आपके पास in order for you to guide कि आप कहाँ जाना चाहते हैं. Obviously there must be a reason why this process of improvement
was initiated. And those reasons are documented in the stimulus for change or part of stimulus for change. तो आप उसको देख सकते हैं. However, it is better to use one of the reference models जैसा कि CMMI है to see where you are standing and to apply that. और आपकी जो current status है, जो current state है, वो आपको पता लग जाएगी vis-a-vis any competency area which is configuration management, any set of business process, any process area जो कि जिसमें आप improvement करना चाहते हैं. लेकिन चूंकि आइडियल मॉडल जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, आप इसमें और डोमेन्स के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं. इसलिए आप स्टिमुलस फॉर चेंज का जो डॉक्यूमेंट है, वो जो इनिशिएटिव है, उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं to help you, to guide you in determining the reasons for change. दूसरा स्टेप डायग्नोसिंग फेज के अंदर डेवलप रिकमेंडेशन. इस फेज के अंदर आपने वो स्टेप्स या वो रिकमेंडेशंस डेवलप करनी है, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट करना है, उन एक्टिविटीज़ को डॉक्यूमेंट करना है जो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके जाएंगी. तो इन रिकमेंडेशंस को आपने देखना है कि किस तरह आप वो क्या चीज़ें हैं, हाउ इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड हियर, बट वो क्या चीज़ें हैं जो कि आप करेंगे इनसे आप स्टेट 1 से स्टेट 1 से स्टेट 2 पे या करंट स्टेट से फ्यूचर डिज़ायर्ड स्टेट में जाने के लिए आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी. तो ये जो डायग्नोसिंग फेज़ है, ये आपको आपकी करंट स्टेट के बारे में बताता है और करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट के जाने के बारे में आपको बताता है. और इस तरह आपको ये हेल्प मिलती है कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे या करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट में जो जाना है वो स्टेप्स आपको क्या लेने हैं. उसके बाद अब हम बात करते हैं एस्टेब्लिशिंग फेज़ के ऊपर. द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग फेज़ इज़ टू डेवलप डिटेल्ड वर्क प्लान. अब जो चीज़ें आपने डायग्नोजिंग फेज़ में आइडेंटिफाई की थी, आपने ये आइडेंटिफाई किया था कि आप करंट स्टेट कौन सी है और आप कहाँ जाना चाहते हैं, यानी कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर डिज़ायर्ड स्टेट. और उसके लिए जो रिकमेंडेशंस हैं जो मैनेजमेंट से आपको मिली या की टीम से मिली, उनको आपने एक डिटेल्ड वर्क प्लान में कन्वर्ट करना है. एंड प्रायोरिटीज़ आर सेट दैट रिफ्लेक्ट द रिकमेंडेशंस made during the diagnosing phase as well as the organization's broader operations and the constraints of its operating environment. जैसा मैं बता रहा था कि डायग्नोसिंग फेज़ में जो आपके पास रिकमेंडेशंस आई हैं, उनको आपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और ऑपरेशंस के साथ और जो इसकी ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको लेकर एक वर्किंग प्लान में कन्वर्ट करना है. एंड यू देन डेवलप एन अप्रोच दैट ऑनर्स एंड फैक्टर्स इन द प्रायोरिटीज़. प्रायोरिटीज़ आपने बना ली और उसको फिर एक डिटेल्ड वर्क प्लान क्रिएट कर लिया. फाइनली यू डिफाइन स्पेसिफिक एक्शंस, माइलस्टोन्स, deliverables and responsibilities and you incorporate them into the action plan. जो भी आपने प्रायोरिटीज़ हैं उनको आपने अचीव करने के लिए एक्शन प्लान्स हैं और उनको मेजर करने के लिए माइलस्टोन्स हैं, डिलीवरेबल्स हैं, और इन तमाम चीज़ों को डिलीवर करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन की हैं उनको आपने एक्शन प्लान में डॉक्यूमेंट किया. जो एस्टैब्लिशिंग फेज़ है दैट कंसिस्ट्स ऑफ 3 activities. Number 1 is set priorities. Number 2 is develop approach. And number 3 is plan actions. Set priorities में क्या होता है? This is the first activity of the establishing phase. And here you set the priorities for change effort. जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं कर सकते. Even within the one execution of the ideal model, आप कहते हैं जी ये पहले
हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम एंड ऑपरेशन अदर थिंग्स. तो इनको पहले आपने करना है. दीज प्रायोरिटीज मस्ट टेक many factors into account, which are resources are limited. There are dependencies which exist between recommended activities. There are external factors which may intervene, and then the organization's more global priorities must also be honored. तो ये priorities जो हैं वो आपने इसलिए बनाई होती हैं ताकि आप मुख्तलिफ जो आपके ऊपर constraints हैं from the business, from the competitors, from बाज़ दफ़ा लीगल इश्यूज़ हैं इनकी वजह से आपके ऊपर बाज़ प्रायोरिटीज़ बाज़ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनको आपने अकोमोडेट करना होता है. तो एक आइडियल मॉडल एग्जीक्यूशन के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट में प्रायोरिटी सेट करनी है. देन सेकंड स्टेप इज़ टू डेवलप अप्रोच combining increased understanding of the scope of the work, which is gained in diagnosing phase with a set of priorities, leads to the development of a strategy for accomplishing the work and identifying resource availability. जो आपने diagnosis के दौरान आपने understanding gain की है और जो priorities आपने बनाई हैं in establishing phase पिछले एक्टिविटी में पिछले स्टेप में, उसके नतीजे में देन यू हैव टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी. वो स्ट्रैटेजी क्या करेगी ताकि आप स्ट्रैटेजी किस चीज़ के लिए बनेगी ताकि आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकें. टेक्निकल फैक्टर्स माइट इंक्लूड स्पेसिफिक्स ऑफ इंस्टॉलिंग द न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग अ टेक्नोलॉजी. नॉन टेक्निकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर, likely sources of resistance, sponsorship levels and market forces must also be considered in developing that strategy. तो डेवलपमेंट में सिर्फ ये नहीं होता कि आपने प्रायोरिटीज़ को देख लिया और आपने कहा जी ठीक है we just go ahead and start initiating or start implementing these best practices. लेकिन आपने बहुत सारे और फैक्टर्स को भी इंक्लूड करना होता है. वो आपकी वो अप्रोच को डेवलप करने के लिए में अकाउंट फॉर करनी चाहिए. थर्ड स्टेप इज यू हैव टू प्लान एक्शंस. रिमेंबर यू आर स्टिल इन द एस्टैब्लिशिंग फेज विद द अप्रोच डिफाइन, यानी कि जो भी आपने इम्प्रूवमेंट की अप्रोच पिछले स्टेप में डिफाइन की है, यू नीड टू हैव अ डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान दैट यू आर गोइंग टू डेवलप अंडर द प्लान एक्शंस activity. This plan includes schedules, tasks, milestones. You need to have decision points, resources, responsibilities, measurements, tracking mechanisms, risks and mitigation strategies, and any other elements required by the organization. So a lot of project planning type things go into this. As the name suggests, is basically plan action. So all of the project management skills that you have acquired and your organizations have acquired over the years are put to test in the plan actions. So establishing phase जब complete होता है तो you have developed an approach which can then be propelled into implementation of the process improvement effort. उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप नई प्रैक्टिसेस ऐड करनी है या नया तरीक़ से टूल्स लेकर आने हैं या जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है. रिमेंबर, आइडियल मॉडल इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड मॉडल. इट डज़ नॉट डिफाइन कि आपको ये करना चाहिए, बल्कि ये बताता है कि आपको ये कैसे करना है, क्या करना है. दैट इज़ समथिंग यू हैव टू डिसाइड. एस्टैब्लिशिंग के बाद अब एक्टिंग का फेज है, या इसको हम डूइंग भी कह सकते हैं. एक्टिंग का फेज है. द एक्टिविटीज ऑफ द एक्टिंग फेज हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन और रिक्वायर एन ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द वर्क दैट हैज़ बीन conceptualized and planned in the previous three phases, यानी कि initiating, diagnosing and establishing phases में जिस
तरीक़ के ऊपर हमने काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग की थी। इम्प्लीमेंट करने के बारे में हमने अपने कॉन्सेप्ट्स पेश किए थे और उनको अप्रूव किया था और उसके मुताबिक डिटेल्ड प्लानिंग की थी, और उस प्लान को ट्रैक करने के लिए और उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेजरमेंट्स और माइलस्टोन्स और रिसोर्सेज की एलोकेशन की थी, उन तमाम चीज़ों को अब इम्प्लीमेंट करने का, अब उनके ऊपर एक्ट करने का वक्त आ गया है। These activities will typically consume more calendar time and more resources than all of the other phases combined, क्योंकि यहाँ आपने एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करनी है। किस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ये वो है जो कि इसमें वो बेस्ट प्रैक्टिसेस या वो टेक्नोलॉजी या वो अप्रोच शामिल है जो कि आपने अपने प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मैकेनिज़्म में के थ्रू जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना, या जो स्टिमुलस फॉर चेंज डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, या जिसको आपने फ्यूचर डिज़ायर्ड स्टेट के तौर पर देखना चाहते हैं। या आपने मैंने मसलन एग्जांपल दी थी आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से मुतल्लिक अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन से पहले बहुत लिमिटेड बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ कर रही है, तो अब आप जो अच्छी और ज़्यादा और इम्प्रूव्ड बेस्ट प्रैक्टिस है, मसलन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए आप इससे पहले सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ नहीं कर रहे थे, तो अब इस चेंज प्रोसेस से गुजरने के बाद या आइडियल मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन के बाद उन टूल्स की एक्वायरिंग, उन टूल्स के ऊपर ट्रेनिंग, उन टूल्स को यूज़ करना, उनमें कैसे अपने प्रोग्राम्स और डाटा को फीड करना, कैसे चेक इन चेक आउट, ऑल ऑफ द नेसेसरी थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स, उनको यूज़ करना शामिल है। तो एक्टिंग फेज़ में जो एक्टिविटीज़ हैं वो 4 हैं, एंड दे आर: नंबर 1 क्रिएट सोल्यूशन, नंबर 2 पायलट एंड टेस्ट सोल्यूशन, नंबर 3 इज़ रिफाइन सोल्यूशन, एंड नंबर 4 इज़ इम्प्लीमेंट सोल्यूशन। तो अब हम बारी बारी इन स्टेप्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि क्रिएट सोल्यूशन है, तो एक्टिंग फेज बिगिंस विद ब्रिंगिंग ऑल द अवेलेबल की एलिमेंट्स टुगेदर टू क्रिएट अ बेस्ट गेस सोल्यूशन टू एड्रेस प्रीवियसली आइडेंटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। यानी कि जिन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स को हमने पहले डिस्क्राइब किया है उसके मुताबिक हम एक अपने हिसाब से एक बेहतरीन सोल्यूशन डेवलप करते हैं। The key elements might include existing tools, processes, knowledge, and skills, as well as new knowledge, information, and outside help. तो ये वो फर्स्ट स्टेप है जिसकी वजह से जिसकी मदद से हम solution को implement करेंगे। The solution, which may be quite complex and multifaceted, is often created by a technical working group. तो जिस चीज़ में भी हम इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन का सलूशन है कि कैसे हमने करना है वो यहाँ पर डेवलप किया जाता है। वंस द सलूशन हैज़ बीन क्रिएटेड, इट मस्ट बी टेस्टेड एंड इट मस्ट बी पुट टू वर्क एज प्लान्ड। और ये काम जो है ये पायलट and test solution की activity में होता है। This is often accomplished through a pilot test, but there are other means that may be used to see. Pilot test में होता है कि आप initially एक project को ये अपना solution देते हैं कि इसको go ahead and try with this, और उसको जो results हैं उसको या तो वो success होती है या फिर उसमें improvements या refinements की ज़रूरत है। अगर रिफाइनमेंट की ज़रूरत हो तो एक एक्टिविटी रिफाइन सोल्यूशन की है। वंस द सोल्यूशन हैज़ बीन टेस्टेड और पायलटेड एंड वी सेड, इट शुड बी मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड लेसन्स दैट वर गेन्ड from the pilot test. It may take several iterations of the test refine process to reach the necessary satisfactory solution. यानी कि आप एक दफ़ा
सोल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको पायलट टेस्ट करते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं. रिफाइनिंग सोल्यूशन इज़ बेसिकली modifying your solution based on or improving your solution based on the result of a pilot test, or it may take several iterations to exactly reach the satisfactory level that you want to implement finally. A solution should be workable if it before it is implemented, but waiting for a perfect solution may unnecessarily delay the implementation. ये नहीं हो सकता कि आप ideally एक ideal implementation को ढूंढते रहें और actual implementation ना करें, सिर्फ आप एक test refine cycle या pilot refine cycle के अंदर ही involved रहें. At some point you need to make a business decision to move to the activity known as implement solution. Once your solution has reached what is known as the workable condition, it can be implemented throughout the organization. You can have various rollout approaches that can be used for implementation. For example, you can have a top-down that is starting from the highest level of the organization and working down, or you can have what is known as just in time, which is implementing project by project at an appropriate time in the life cycle. Or typically the second approach, which is just in time implementation, where you take your implementation, you take your solution to a project and ask them to use it, or force them to use it, or mandate them to use it, and then from then on you take that to every other project, and your solution becomes widely available to the organization. However, no one rollout approach is universally better than the other. The approach should be chosen based on the nature of the improvement in the organization's circumstances. So, ये जो मैंने कहा था कि project just in time is better because that's what is the reality, that you don't most of the changes that are incorporated, especially in process improvement, are likely to take up just in time rollout approach or benefit more from that approach. For a major change, implementation may require substantial time and resources. तो अगर आप इस concept को थोड़ा सा compare करें PD से cycle के साथ, तो उसमें हम ये देखते हैं कि we start off in the middle of the spiral process improvement model, and then we travel outside towards the spiral, और उसमें भी हमारी जो investment है, resources है, use of people है, that increase as we move from the center of the spiral to the outward cycles or outward rings, meaning that the entire organization gets involved in the process improvement activities. Now, the final phase of the ideal model is the learning phase. The learning phase completes the improvement cycle. One of the goals of the ideal model is to continuously improve the ability to implement change. और इसके जो circular nature है, I refer you back to the visual on ideal model, which shows ideal model as a cycle. So in the learning phase, the entire ideal model experience is reviewed to determine what was accomplished. You want to basically learn what you have achieved, whether the effort accomplished the intended goals, यानी कि जो आपके मकासद थे क्या वो पूरे हुए या नहीं हुए, and how the organization can implement change more effectively and or more efficiently in future. और ये वो मकासद हैं. If you remember TSP, उसमें postmortems का एक concept है कि after the project you have to have postmortem, जिसमें आप ये determine करते हैं कि what have you done right and what have you done wrong and you would like to change and improve in future. तो एक और चीज़ ये है कि ideal model
कि जितना भी रिकॉर्ड है दैट मस्ट बी केप्ट थ्रू आउट द साइकिल, और ये आपको लर्निंग फेज़ में आपको बहुत यूज़फुल हो सकता है। लर्निंग फेज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो दो हैं। नंबर वन इज़ एनालाइज एंड वैलिडेट, एंड नंबर टू इज़ प्रपोज फ्यूचर एक्शंस, जो कि वेरी अप्रोप्रिएट for the learning activity. Analyze and validate में this activity answers several questions. For example, in what ways did the effort accomplish its intended purpose? What worked well? Number three, what could be done more effectively and efficiently? You should come out of the learning phase, or you should come out of the analyze and validate activity answering these questions, and making the changes that are necessary for future work. So lessons are collected and analyzed, summarized, and documented in this activity. The business needs identified during the initiating phase are re-examined to see if they have been met, and that is what the real benefit is, that you lay the groundwork in the initiating phase, and then sort of you make a comparison at the very end, that have we achieved what we had set out to do or not? Have we failed in certain areas? What were the causes of failure? And if we are able to find out what the causes of failure are, then we can rectify those things and make our process better in the next execution of the ideal model, or for that matter in how we do business. The second activity in the learning phase is propose future actions. During this activity, recommendations based on analysis and validation are developed and documented. So जो भी आपने आइंदा के लिए आइडियल मॉडल के एग्जीक्यूशन के लिए या अपने प्रोसेस की में अपने एक्टिविटीज़ में अपने स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स में इंकॉर्पोरेट करनी है, उन प्रपोजल्स को, उन रिकमेंडेशंस को यहाँ डेवलप करेंगे. सो यू वुड आल्सो वांट टू develop proposals for improving future change implementations or appropriate levels of management for consideration into your way of doing software process improvement and actually doing software implementation. So ideal model जो है, just like PDCA, plan do check act model, उसकी तरह एक implementation model है. It doesn't describe you कि आप configuration management में ये करें, या आप requirements management में ये करें, या आप quality assurance में ये करें. No, it tells you how to do it, how to take one of these reference models and apply them, and that is typically missing in any of the reference models. Reference models आपको ये बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए. Ideal model है, PDCA है, ये आपको बताते हैं कि कैसे करना चाहिए. Or if you combine two, then you can apply any model to these implementation models and see the benefits के जो इन reference models के. Otherwise होगा ये कि reference models अपनी जगह पे कायम रहेंगे, आपकी implementation नहीं होगी, और आप इन models को use नहीं करते, तो फिर you can have the best of the models but no implementation. So you need to use any of the implementation models. आप ideal use करें या आप कोई और model use करें, लेकिन you need to process improvement के लिए जो बात steps हैं वो आपको use करने पड़ेंगे. वो आपको उस implementation को अलग तरीके से देखना है, और जो reference model है उसको एक अलग तरह से treat करना है. And when you combine the two, that's what the procedures and processes will realize in your organization. तो process improvement के लिहाज से आपको बातें बताता हूँ इस discussion के end पे, that you need to proactively identify and seek support of process improvement champions and sponsors, reinforce management awareness and commitment with a strong business case for each desired process improvement, build an infrastructure strong enough to achieve
and hold software core competencies. ये वो बातें हैं जो आपको बिजनेस को आपके प्रोसेस इंप्रूवमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक अप करेंगी. They need to measure the extent of adoption of each desired process improvement until it is effectively, efficiently, and across all appropriate parts of the organization are implemented. तो आप किसी भी मॉडल को यूज़ करें, आप आइडियल को यूज़ करें, आप PDCA को यूज़ करें, आप किसी और मॉडल को यूज़ करें, and you use any of the reference models to improve and to introduce your software process improvement measures. That brings to an end the discussion on ideal model. Thanks very much.